आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। हमारे देश में एंटी मोदी गैंग अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती है। ये कोई पहली बार नहीं है, 2014 ही नहीं बल्कि 2014 के पहले से भी इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं। एजेंडा फैलाया जाता रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है, उनका शोषण हो रहा है, वो मुख्य धारा से अलग है। लेकिन आज इंडिया टीवी पर हम आपको जो आंकड़े दिखाने वाले हैं वो आंकड़े आपकी आंखें खोलेंगे। केंद्र की हर योजना में कम से कम 30% मुसलमानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आइए आपके सामने एक एक करके आंकड़े रखते हैं। चाहे आवास देने की बात हो, जनधन योजना की बात हो, मुफ्त राशन योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, इसका 30% से ज्यादा लाभ भारत में मुस्लिमों को मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार ने इंसाफ दिलाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह करके हज कोटा में भी 2 लाख तक मोदी सरकार ने इसे बढ़वाया। हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर आज की तारीख में 5% कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करवाया गया। ये एक एक आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें जिसके खिलाफ कानून बनाया गया, सऊदी अरब से आग्रह करके हज कोटा 2 लाख तक बढ़ाया गया, हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक कर दिया गया, वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करवाया गया। और ये सब कुछ मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसके बावजूद एक एजेंडा चलाया जाता है। ये एक सवाल है, क्या ये एक एजेंडा चलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों से दूर है या उनके साथ नहीं है, या मुसलमान मोदी के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता या खड़ा नहीं है? आज ये तमाम आंकड़े जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, अभी तक मोदी सरकार ने क्या क्या किया, वो उसका एक छोटा हिस्सा है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे, उसमें हम आपके सामने रखेंगे। अब चाहे पीएम आवास की बात हो, जनधन योजना की बात, अब देखिए स्वीकृत आवास की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले साल 2017-18 का ही एक आंकड़ा आपके सामने रखिए। देखिए 2018-19 में क्या हुआ वो देखिए, कितने आवास अलॉट किए गए, इसमें से मुस्लिमों को कितने आवास दिए गए, इसकी संख्या कितनी है, हिस्सेदारी करीब 11% है। 18-19 के आंकड़ों की बात करें, 16-17 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर हिस्सेदारी 20 से भी ज्यादा प्रतिशत है। ये एक आंकड़ा नहीं है, ऐसे बहुत सारे आंकड़े एक एक करके हम आपके सामने रखते जाएंगे। साल 2016-17 का आंकड़ा हो, 17-18 का हो, जहां पर जो स्वीकृत आवास है, यानी अगर 100% आवास अलॉट कहीं किए गए हैं तो उसमें से 11% हिस्सेदारी केवल मुसलमानों की है, 24% हिस्सेदारी केवल मुसलमानों की है। 18-19 की बात करें तो 8 से 9% हिस्सेदारी केवल मुसलमानों की है। ये आंकड़ा खुद अपने आप में गवाही देता है। तो कितने प्रतिशत मोदी सपोर्टर है मुसलमान, या ये जो एक एजेंडा चलाया जाता है कि मोदी का सपोर्ट कभी नहीं कर सकते मुसलमान क्योंकि उन्हें 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया है, क्या वाकई में ऐसा है, या ये केवल एक एजेंडा है, या एक नोशन गढ़ने की कोशिश की गई है, दूरियां बनाने की कोशिश की गई है, या वाकई में दूरियां हैं? हम करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओर से पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपीसीआई प्रेसिडेंट हैं। आपसे भी हम चर्चा करेंगे, तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं गौरव भाटिया का पक्ष लूं कि बीजेपी इस पर क्या कहना चाहती है, मैं रहमानी जी आपसे जानना चाहती हूं। आंकड़ा इस वक्त आपके सामने रख दिया है जिसमें अगर मैं केवल आवास योजना में स्वीकृत आवास और उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करूं तो साल दर साल ये हिस्सेदारी बढ़ी ही है, घटी नहीं है। 24% तक की हिस्सेदारी है। 2014 में 8%, 2019 में 8%। अब इसमें आप क्या कहेंगे? हमारे देश के बहुत बड़े शायर थे अली सरदार जाफरी, जिन्होंने सदाए सरहद लिखी थी। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि हमारी तशनगी बुझती नहीं शबनम के कतरों से, जिसे साकी गरी की शर्ब हो आतिश बजाम आए। ये जितने आंकड़े आपने दिए
सराखों पे बजा है। लेकिन मुझे बताइए कि ये मुझे याद रही रहमानी जी, कि मैं इससे उर्दू की पहले इतनी किसी ने जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस शेर का मतलब भी समझा देते तो हमारे दर्शकों को भी बड़ी आसानी होती। इस शेर का मतलब ये है कि हम प्यासे बहुत हैं, हमारी तशनगी बुझती नहीं, तो इसलिए जो शबनम ओस पड़ती है उसके कतरों से नहीं बुझती है प्यास, उसके लिए बहुत ज्यादा हमको पानी की जरूरत है। सिंपली ठीक। सा ये इतना इसका अर्थ है। मैं कह रहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स आपने दिए हैं, मुझे याद नहीं कि पिछली सरकारों में, बीजेपी से पहले की सरकारों में इस किस्म के स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी के बेसिस पे कभी दिए गए हों, लेकिन आप दे रही हैं तो बसरो चश्म हम इसको कबूल करते हैं कि ये दिया, इतना दिया गया होगा। लेकिन क्या इसकी मुनासबत, इसकी वजह से मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूं कि मैंने भीख ली है एक सरकार से? इसमें यह भी फिर शामिल कीजिए कि मैंने टैक्स कितना दिया है। हम सारे देश के लोग 140 करोड़ लोग सरकार को टैक्स देते हैं इसीलिए कि वो हमको सुविधाएं दे। हमने टैक्स दिए हैं, सरकार ने सुविधाएं दी हैं। असल चीज जो हमको चाहिए वो, ये देश आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का देश है, हमेशा से रहा है। आजादी के बाद से अब तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई है। कितनी हिस्सेदारी दी है सरकार में बीजेपी ने, जरा वो भी बताएं। कितने एमपीज हैं मुसलमान सरकार में बीजेपी के, कितने एमएलए हैं देश भर में? 4121 असेंबली सीट्स पे कितने मुसलमान एमएलए हैं, और कितने बोर्ड्स और चेयरमैन हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं उसमें। आपने सत्ता में हमको साथ में कितना लिया है? आपका दावा है 8% वोट आप मुसलमानों के ले रहे हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन हाउसेज में 5 से 6% तक कुल रह गया है, और अक्सर जगहों पर वो भी नहीं है, जीरो है। गुजरात जैसी स्टेट पे जीरो होता चला जा रहा है। तो ऐसे में आप हमको गैस सिलेंडर दे के जो भीख दे रहे हैं, क्या हम इसे भीख की हैसियत में, सेकंड क्लास सिटीजन की हैसियत में कबूल करके खुश हों और मोदी जी के चरणों में सुमन अर्पित करें? ठीक है, दो बातें तस्लीम रहमानी जी ने रखी। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि अगर सरकार ने ये कर भी दिया गौरव जी, तो ये कोई भीख नहीं है, टैक्स पेयर्स है, और ये सरकार अगर करती है तो ये कोई भीख नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसे करना चाहिए। और उन्होंने सवाल उठाया कि आज का दौर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है, आप हिस्सेदारी कितनी उन्हें देते हैं? सवाल ये है। मीनाक्षी जी, देखिए बड़े ध्यान से मैंने सुना है, और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बदला है ये जानना आवश्यक है। कभी भी हमने ये नहीं देखा किसी देश का प्रधानमंत्री, भारत में मनमोहन सिंह जी लाल किले से कहते हैं कि देश के संसाधनों का अगर हक किसी का पहले है तो वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। ये अपने आप में जो संविधान की मूल भावना है कि सब नागरिक बराबर हैं, उसको खंडित करता है। और ये क्यों होता है मीनाक्षी जी? ये इसलिए होता है क्योंकि एक तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, जिसके सबसे बड़े जो लेखक हैं वो कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी, जिसके नाम में मुस्लिमीन है, और यहाँ तस्लीम रहमानी बैठे हैं, ये भी कभी एसडीपीआई में थे, वो भी है। क्या बदला है मैं बताता हूँ मीनाक्षी जी। किसी महिला के लिए या किसी नागरिक के लिए आत्मसम्मान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। आप याद करिए, शाहबानो का जजमेंट आया, 65 साल की एक महिला को भत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। क्या दर्द हुई थी कांग्रेस पार्टी को? अरे पूछिए मत मीनाक्षी जी, ये कहने लगे नहीं नहीं ये गलत हुआ है, और एक कानून लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को पलट दिया गया। अब इसकी तुलना करिए, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मतलब धर्म के आधार पे नहीं, जरूरत के आधार पे जिसको जो जरूरत होगी, चाहे वो गैस हो, चाहे वो घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो अन्न हो, वो मिलेगा। और फर्क ये आया कि ट्रिपल तलाक का कानून, जो ये लोग कहते थे ये हटा नहीं पाएंगे, ट्रिपल तलाक सही है, उसको अपराध बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक बनाया। तो आज लाखों लाखों महिला मुसलमान जो हैं, हमारी बहनें, वो गर्व करती हैं कि उनको इन जंजीरों से किसी ने मुक्ति दिलाई,
तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, देखिए, आप चाहते हैं कि आपके जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आए। मीनाक्षी जी, वो बदलाव तब आ सकता है जब आप खुद बदलने के लिए तैयार हो। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करो तो कहते हैं हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप है। अभी हिजाब का मामला था, हम लोगों ने भी चर्चा करी, उसमें ये इनको चिंता नहीं है कि जो हमारी बच्चियां हैं उनको शिक्षा मिले, हिजाब की बात करते हैं। अगर बात कोई और हम लोग लाते हैं, बदलाव आए, तो कहते हैं हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, आज शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं हो जो आयुष्मान योजना में दी जा रही है वो जरूरी है, लेकिन ये जो मौलाना है ये चाहते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं देश पीछे रहे, और इसीलिए जो आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। ये एक अवसर है दिखाने का कि श्री नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं। अभी कल ही की एक चर्चा थी, दुखद घटना हुई, मेरे पास बाबर अली, गौरव जी, 4 एक मुसलमान है। हाँ, बाबर अली का किस्सा मैं बस सभी इस दर्शकों बात के पे अंत सामने कर दूंगा। आया। 30 सेकंड और दे दीजिए। ठीक, 30 सेकंड और दे दीजिए, बस मैं अंत कर दूंगा जी, बात पूरी कर लें। बाबर का 30 वैसे सेकंड कल हमने मैंने पूरी डिबेट इस पर रखी थी। बिल्कुल। मैं उस पे क्या बिंदु उठाना चाहता हूं, देखिए, मुसलमानों का भी विश्वास जीता है ईमानदारी से और दिखा के कि हम उनका हित चाहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने। और जो कहते थे कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट नहीं किया गया, एक वक्तव्य नहीं दिया गया। ये इंसानों से प्यार ही नहीं करते हैं, ये खुदगर्ज लोग हैं, बस ये जरूर कहूंगा। वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। वारिस जी, देखिए, जो अभी बात गौरव जी ने कही, उन्होंने कहा कि सम्मानित जीवन जीने की जो मूल आवश्यकताएं हैं, यदि उसे पूरा किया जा रहा है तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या स्कीम्स का फायदा जो हिंदुओं को मिल रहा है, जो क्रिश्चियंस को मिल रहा है, जो और धार्मिक समुदायों को मिल रहा है, वो मुसलमानों को भी उतनी ही खूबसूरती से मिल रहा है? तो क्या ये लोकतंत्र को और मजबूत नहीं करता? लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक सवाल भी उठा दिया। उन्होंने बाबर का जिक्र करते हुए कहा, ये खबर भी आपके सामने जरूर आई होगी, उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक मुस्लिम यदि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर देता है और खुद उसी के समाज के लोग उसकी हत्या कर देते हैं क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर है, और आप लोग चुप्पी लगा लेते हैं। दोनों बातों का जवाब। मीनाक्षी जी, अभी मैं सुन रहा था गौरव भाटिया का 10 मिनट का भाषण। उन्होंने उसमें काफ़ी मुस्लिम महिलाओं के बारे में दुख दर्द जताया, मुसलमानों की बातें की, बाबर की बातें की, मगर कहीं पर भी उन्होंने हमारी जो लाखों के हिसाब से हिंदू बहन अबंडेंट है वृंदावन में, उनके बारे में जिक्र भी नहीं किया। बहरहाल हमारी बहनें हैं, हम उनकी फिक्र करते थे, करते रहेंगे। बात नंबर 2, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मुझे बताइए, सबका साथ कैसा होगा? कितने मुसलमानों को भाजपा ने टिकट दे दिया था चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए? एक बात नंबर 2, अब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के टाइम पे कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी बहन तो कहा, मोदी जी, कितनी बहनों को आपने कैबिनेट के अंदर या मिनिस्ट्री में एक भी सीट दिया हो या एक भी बर्थ दिया हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते ये लोग। इनका सबका साथ सबका विकास तो सबसे बड़ा जुमला ही निकल गया। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में करोड़ों के हिसाब से रुपया खर्चा कर दिया टैक्स पेयर के पैसे से योगी आदित्यनाथ की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। 52 मंत्रियों को रखा, एक मुसलमान को दिया। तो ये क्या सबका साथ होगा? जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक कम्युनिटी का नहीं होगा तो कम्युनिटी आगे कैसा बढ़ेगी? ये तो इनको पता है। अब इन्होंने 5,000 रुपए का राशन दे दिया, पेट्रोल डीजल गैस के भाव इतने बढ़ा दिए, उस राशन को आदमी, एक महिला 1,000 रुपए के गैस के ऊपर जलाएगी। 5,000 रुपए का तुम्हारा महीने का जो राशन आएगा। तो ये किस तरह से सबके साथ की बात कर रहे हैं? इन्होंने बाबर की बात करी, तो मैंने कल भी इनके साथ डिबेट में कहा था, गौरव भाई, वायलेंस का, हर तरह की वायलेंस का मैं खंडन करता था, करता हूं, करता रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हर इंसान को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है। एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। किसी को अगर किसी की जीत का जश्न बनाना है, बना सकता है, मगर उसका इस तरह से कत्ल कर देना
गलत बात है, नहीं करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ केस होगा। पर कुछ सामने आ रही है बातें, वो ये भी दर्शा रहा है कि सिर्फ ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा कुछ और बात के ऊपर भी झगड़ा हुआ था, उसकी भी इंक्वायरी होगी। साथ में इतने सारी जो मॉब लिंचिंग हो गई है मुसलमानों की, कभी गाय के नाम पर सिर्फ सस्पिशन कि ये आदमी शायद गाय का ट्रांसपोर्टेशन करना था, उसको कुछ हिंदूवादियों ने आकर उसका कत्ल कर देते हैं। कभी जय श्री राम नहीं बोलने के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कब सख्त कार्रवाई होगी? हमने हमेशा से पार्लियामेंट में कहा कि एक मॉब लिंचिंग के ऊपर, एक इस तरह की जो घटनाएं होती है उस पर एक सख्त कानून बनाया जाए। क्यों मोदी नहीं बनाते कानून? क्योंकि उनको पता है कि जो भीड़ इकट्ठा हो के एक मुसलमान को मार डालती है ना, ये भीड़ ही मोदी के वोटर्स है। ये मानसिकता जो आरएसएस और बीजेपी ने लोगों के दिमाग में डाली है नफरत की, ये नफरत की मानसिकता हमारे देश की सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म को खोखला करते जा रही है और इस हद तक पहुंच गए हैं मीनाक्षी जी के इन्होंने देश को बांट दिया। गाय हमारी, बकरा तुम्हारा, भगवा कलर हमारा, हरा कलर तुम्हारा, हर चीज। दो बातें जो मुझे वारिस जी आपकी बात से समझ में आई और तस्लीम रहमानी जी ने भी जो बात कही, उसका क्रक्स जो मुझे समझ में आ रहा है हर्षी, वो क्रक्स ये है कि सरकार ने मुसलमानों को क्या दिया, ये दोयम दर्जे की बात हो जाती है। सवाल ये उठता है कि जब तक आप पॉलिटिकली एम्पावरमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं देते हैं, तब तक विश्वास पैदा नहीं होता और तब तक वाकई में समाज का एम्पावरमेंट नहीं होगा। क्या वाकई में ये है? नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए। एक छोटी सी बात, लेकिन हर्षी मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल। आपने कहा कि ज्यादा लोगों को, ज्यादा मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, लेकिन टिकट किस आधार पर दिया जाता है? उनके विनेबिलिटी के आधार पर? मैं उसी को कह रहा हूँ कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए। 5 राज्यों में हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां मुसलमानों ने वोट ही इसलिए किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। एक छोटी सी घटना आती है, अब वो कितनी बड़ी घटना है इसको वारिस पठान समझें, इसको अभी जो कह रहे थे कि बिल्कुल रंग बदल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के तो झंडे में भी हरा रंग है। लेकिन आप सोचिए कि एक महिला बातचीत में, घर में जो बातचीत होती है, वारिस पठान जी बात बीच में नहीं टोकते, अच्छी बात नहीं होती। आपको राजनीति करनी है, मुझे नहीं करनी है, मेरी कोई रुचि नहीं है आपकी राजनीति में। वारिस पठान जी, मेरी कोई रुचि नहीं है आपकी राजनीति में, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं इस पे एक राय रख रहा हूं, आपको ठीक नहीं लगेगा तो जवाब दीजिएगा, लेकिन बीच में नहीं बोलते। जब एक महिला अपने घर में चर्चा में, जो हम सब करते हैं, और अचानक खड़े होकर बोल देती है कि वो सब मुस्लिम फैमिली थी, तो कह रहे थे अरे जीत कैसे गया योगी। महिला बोल देती है कि अरे योगी जी को तो मैंने भी वोट दिया है, जीत तो ऐसे गए। क्या करते हैं उसके परिवार के लोग, उसके रिश्ते में लगने वाले ससुर, उसके पति, वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। कुशीनगर में क्या होता है, वो खुश था क्योंकि योगी जी जीत गए, और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक उठ के खड़ा हो गया था। बाबर अली बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जिन दानिश आजाद अंसारी का नाम लेते हुए वारिस पठान थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि वो पसमानदा मुसलमान, और वो मुसलमान आज से नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो कार्यकर्ता था, यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग है जो तैयार हो रहा है, लेकिन आप खुलेआम बात नहीं कर सकते, आप घर की चर्चा में महिलाएं बोल नहीं सकती। ये जो किया है, इसके बाद कैसे आप, किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे, बावजूद इसके कि न तो बिहार में कोई जीता तो भी उन्होंने दे दिया, मंत्री बनाया, न कोई उत्तर प्रदेश में था लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, मंत्री बनाया, केंद्र में भी मंत्री बनाया। क्या आप किसी ऐसी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक बार जीतते हुए देख सकते हैं क्या? इतने तो नाम वारिस पठान जी की पार्टी के भी खड़े हुए, समाजवादी पार्टी से भी खड़े हुए, अब कितने जीते कितने नहीं जीते, इसलिए मैंने कहा कि विनेबिलिटी के आधार पर क्या टिकट बांटे जाते हैं, या फिर ये देखा जाता है कि कौन से धर्म से आने वाले कितने चेहरों को टिकट दिया जाए जिससे कि सबका एम्पावरमेंट हो।
मसूद हाशमी जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए। मसूद जी, स्वागत है आपका। वैसे इनके परिचय में मुस्लिम स्कॉलर लिखा है, लेकिन आपने कहा तो मैं आपको एक सोशल वर्कर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती हूँ। मसूद हाशमी जी, ये जो चर्चा अब चल पड़ी है कि मोदी जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, वो सौभाग्य योजना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, घर देना हो, आवासीय योजना हो, उसमें मुस्लिमों को लाभ मिल रहा है, ये आंकड़े सामने आए हैं। इसके बावजूद अभी दो मेहमानों को आपने सुना जिनका ये कहना है, रहमानी साहब का, पठान जी का, कि जब तक आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं देते हैं तब तक अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं है। देखिए, जहाँ तक जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के काम हैं, सरकार अगर सड़क बनाती है तो वो सबके लिए बनाती है। उस पर लिखा नहीं होता कि इस पे हिंदू चलेंगे या सिर्फ मुसलमान चलेंगे। सभी उसका उपयोग करते हैं, सभी उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जो भी सरकार की स्कीम्स आई हैं या आती हैं, डेफिनेटली उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है। और कुछ अधिकारी ज़रूर वहाँ बैठकर वो कुछ कर सकते हैं गड़बड़, कि इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं होती है, मेरा मानना है। लेकिन जिस स्पीड से कुछ ऐसा चर्चा की जा रही है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है नफरत का माहौल, उससे हमें ज़रा सी तशवीश ज़रूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है भागीदारी की, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, जब तक सियासत में और जो अभी हरजी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर किसी प्रदेश के अंदर किसी जनता की, किसी खास वर्ग की सोच ही ये बन जाए कि इसको हराना है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। देखिए, हमने बंगाल के अंदर देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तमाम लोग ममता बनर्जी के पीछे आगे खड़े हो गए। उसका ममता बनर्जी को फायदा जरूर पहुंचा, लेकिन अगर आप आज की तारीख में उठाकर देखेंगे वहाँ के लोगों को, वहाँ के मुसलमानों को, तो वहाँ के मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। इसी तरह दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जितवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के लिए मुसलमानों ने, दलितों ने, ओबीसी ने, सब ने आम आदमी पार्टी के पीछे आ गए और अरविंद केजरीवाल के पीछे आ गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं थी उनको नजरअंदाज कर रखा है, तमाम मुसलमानों को नजरअंदाज कर रखा है और मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। तो मुसलमान अगर ये सोचता, और 75 साल से यही हो रहा है, इसे हराना है, इसे जिताना है, इसी चक्कर में मुसलमानों को कुछ मिल नहीं पा रहा। मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, मैं वारिस पठान जी को वेलकम करता हूं, तस्लीम रहमानी जी को वेलकम करता हूं, आप सुने जाते हैं, आप लोग ऐसा इनिशिएटिव कीजिए कि इसको हराना है, इसको जिताना है। ये वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता में भागीदारी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर बहुत गंदी बातें बोलते हैं, बहुत खराब बातें बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप अपनी मौजूदगी उसमें दर्ज कराइए ना। अब तमाम लोगों को समझाइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हराने और किसी को जिताने के लिए सिर्फ इलेक्शन लड़े, बल्कि हमें देखना यह चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में कौन जीतना चाहिए। ये अच्छा, ऐसे मेरे हर्षी, एक छोटी सी टिप्पणी में इस पर आपकी चाहती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां पर जब हमारे संवाददाता घूम रहे थे, वहां पर उनका कैंडिडेट हिंदू है। मैं अग्रवाल साहब की बात कर लेती हूँ, कैंडिडेट हिंदू है, लेकिन वहां के मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे हैं वो तो हमारा भाई है, हम उसको जिताएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान कोई भी किसी को वोट दे, यही डेमोक्रेसी का मतलब यही है। लेकिन जो मसूद हाशमी जी ने कहा, उसको थोड़ा सा मैं और विस्तार देता हूँ। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे मुसलमान एक हो जाओ, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये मायावती जी ने कहा था, जो गठबंधन भी हुए वो क्यों होते थे कि भाजपा को हराना है। तो जब आप तक म्यूचुअली नहीं बढ़ेंगे, आप एक तरफ से आप सोचेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कठिन है, क्योंकि एक राजनीति में एक सबके एक खांचे बन जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती हुई दिखती है। जब आप संघ प्रमुख को सुनते हैं और वो कहते हैं कि हम तो ये कहते हैं भाई कि इस धरती पर जो भी है वो एक ही है, आप किसी समय में मुस्लिम बन गए होंगे, आपकी अपनी पूजा पद्धति वो अलग होगी, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के जो बात है, जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स को, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा कि तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि ये भीख है। क्या भीख नहीं है भाई, ये देश की जनता का अधिकार है जिसको संविधान ने सबने एक बराबर बनाया। तो ये जो एक बराबर संविधान ने बनाया, अगर ये एक बराबर होना है तो आपको इससे उबरना पड़ेगा, वरना कोई सच्चर कमेटी जब आपको बताती है कि मुसलमान बड़े बड़े नेता कांग्रेस में होते रहे लेकिन मुसलमानों की हालत नहीं सुधरी, इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? लेकिन मुझे लगता है समस्या तब आती है जिस बात का इशारा गौरव जी ने अपनी शुरुआत में, अपने बात में कहा कि रहमानी जी, समस्या ये है कि अब मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये नहीं कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का है, सभी का बराबरी का हक है। और शायद ये बात आप लोगों को, या शायद कुछ आप जैसे और थॉट प्रोसेस के लोगों को नागवार गुजरती है।
ये देखिए, हमको ना तो इससे कोई खुशी है कि कोई प्रधानमंत्री जी खड़े होके लाल किले की प्राची पे कहें कि पहला हक मुसलमानों का, बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। और इससे भी खुशी नहीं है कि जितना दिया नहीं उससे ज्यादा गुणगान रोजाना सुबह से शाम तक 24 घंटे टेलीविजन पे बीजेपी के प्रवक्ता, वो तो एक दिन कहा प्रधानमंत्री ने लाल किले पे खड़े होके, या तो बीजेपी के प्रवक्ता रोजाना ताना देते हैं कि मुसलमानों पे दे दिया, जो देना है वो दिया नहीं, जितना देना है उतना दिया नहीं, और उसके बाद एहसान रोजाना जताना, तो ये भीख देना नहीं तो क्या है। आप इनेबिलिटी की बात करते हैं, आपके 245 एमएलए यूपी में कैसे हार गए? क्या आपने उनकी विनेबिलिटी चेक नहीं की थी? कैसे हार गए? और वो सारी पार्टियां लड़ती हैं और कैसे जीत गए? ये क्या यहाँ आपको विनेबिलिटी दिखाई नहीं दी थी? जो 34 जीत गए और जो सेकंड पोजीशन पे 80 रहे हैं, इनकी विनेबिलिटी आपको दिखाई नहीं दी थी? कैसे सिंबोलॉजिस्ट है आपके कि आपको सिर्फ मुसलमानों की विनेबिलिटी दिखाई नहीं देती और जितने आपके लूजर्स हैं उनकी विनेबिलिटी आपको खूब दिखाई देती है? तो सब जानते हैं ये एक एक्सक्यूज है। आप हमें 2 नंबर का शहरी बना के रखना चाहते हैं और 1 किलो की जरूरत हो तो 100 ग्राम दे के सुबह से शाम तक गिराना चाहते हैं, हमने दिया हमने दिया हमने दिया। आरोप ये है गौरव जी आपकी पार्टी पर, आप बात तो करते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो आप उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना और इस बिंदु को उठाया गया। मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी से एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा था और उनका जवाब बड़ा अच्छा था, मैं इसलिए देना चाहूंगा यहाँ पे। योगी जी से पूछा गया मुसलमानों से आपका रिश्ता क्या है? उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा वही रिश्ता है जो मुसलमानों का मेरे से है। और ये मैं क्यों कहता हूँ, अगर आप मोहब्बत देंगे, आप पैमाना ये नहीं रखेंगे कि भाजपा को कौन सी पार्टी हराएगी उसको वोट देंगे, आप पैमाना ये रखेंगे कि भारत कैसे आगे जाएगा, हमारे हित में कौन काम करेगा, तो मैं समझता हूँ एक आकर्षण दोनों का पैदा होगा एक दूसरे की तरफ। और देखिए मोदी जी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है, मैं 3 उदाहरण आपके कार्यक्रम पे देता हूँ। ये लोग ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन मुझे याद आता है अनंतनाग में 3 मुस्लिम महिलाएं, हमारी बहनें बाहर आई, उन्होंने कहा उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर आता है इससे मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मैं धन्यवाद देती हूँ। दूसरा, एक मुस्लिम दंपति ने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा क्योंकि उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने हमारा जीवन बदला है। और तीसरी बात, ये बाबर अली के साथ जो हुआ ना, ये बहुत दुखद है, मैं दोबारा इसकी बात रख रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है। बहुत एक महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों में भी है जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है, जो ये जानता है कि उनका हित भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी संदेश। और मैं 3 और बड़ी बातें कहता, प्लीज चुप कराइए, ये मीनाक्षी जी अच्छा नहीं लगता, ये ओछे प्रवक्ता की एक पहचान होती है जो बीच में कूद के बोलने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया। आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें, मैं फिर वारिस जी के पास जाऊंगी। जी धन्यवाद। हाँ, अब देखिए ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का सबसे सर्वाधिक बजट किसी ने दिया 4700 करोड़, तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 साल से चल रहा है 22,000 करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों के लिए जो है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और ये कोई भीख नहीं दी है, ये एक सशक्तिकरण का साधन बनाया है। और तीसरी बात, 3 करोड़ 20 लाख स्कॉलरशिप जो दी है अल्पसंख्यकों को, जिसमें खासकर मुसलमान हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और एक बात और कह दूं, एक सीखो और कमाओ योजना है, इसमें 15 गुना ज्यादा बढ़ोतरी करी है यूपीए की सरकार में और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। इसमें लाभान्वित सबसे ज्यादा 42% मुस्लिम हमारी बच्चियां हुई हैं। ये आंकड़े क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि जिसको भी जरूरत होगी उसको मजबूत करेगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लेकिन उन पार्टियों का क्या जो अपने नाम में मुस्लिमीन रखती है, 1 मिनट बस अंत कर रहा हूं, अपने नाम में मुस्लिमीन रखती हैं, बाबर अली की हत्या होती है तो ओवैसी जी ट्वीट नहीं करते हैं। और 38 टिकट दिए थे इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 38 के 38 मुसलमान थे और 37 की जमानत जब्त हुई थी। मैं AIMIM की बात कर रहा हूं। ये लोग आके यहाँ सीख देते हैं कि कैसे जो है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए।
ठीक है वारिस जी, अब मैं ये तमाम आंकड़े तो नहीं गिनाना चाहती जो अभी गौरव जी ने आपके सामने रख दिए, लेकिन इनका समअप ये है कि जिसको जरूरत होगी उसको उसका अधिकार दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये कोई भीख नहीं है। अगर रहमानी जी को ऐसा लगता है तो ये कोई भीख नहीं है। मीनाक्षी जी, मैं सुन रहा था सबको, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सबको जवाब दे दूं अपने टाइम से, जितना वक्त आपने सबको दिया उसका अगर आधा वक्त मुझे दे देखिए देंगे वक्त तो को आपकी लेकर बड़ी कोई मेहरबानी होगी। मेरे से कम बात नंबर एक- शिकायत नहीं कर सकता, तो आप अपनी बात रखें। जी शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहली बात नंबर एक, त्रिपाठी जी ने यहाँ पर बैठ के कहा कि भाजपा के झंडे में हरा रंग है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, ये मेरे भारत देश का झंडा है, ये मेरा तिरंगा है जिसका हरा रंग है। क्या वारिस भाई, आप भी कम से कम थोड़ा तो तर्क वर्क पर बात तिरंगे की बात नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी मैंने तो आपने कहा कि उन्होंने भगवा हरा कर दिया, तो मैंने कहा कि भाजपा के झंडे में है। भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, चलिए आप कोई बात नहीं, आप बोलना न सुनिए। भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, ये हमारे देश के प्लुरलिज्म सेकुलरिज्म को नष्ट कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं वो मैंने उदाहरण दिया कि वो कहते हैं भगवा कलर हमारा है, हरा कलर मुसलमान का है। वो कहते हैं गाय हमारी है, बकरा मुसलमान का है। अब गौरव भाटिया साहब ने यहाँ पर काफी इल्जाम लगाया। मैं पूछना चाहूंगा गौरव भाई, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हमारी बेटी पढ़ने जाती है तो आप उसके सामने एक ऑप्शन रख देते हो कि या तो बेटी तू एजुकेशन ले या तो तू हिजाब पहन। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में संविधान किताब हो, एक हाथ में कुरान हो, पढ़ लिख के बड़ी डॉक्टर बने, इंजीनियर बनी, लॉयर बने, मीनाक्षी मैडम जैसे एक अच्छी पत्रकार बने, एंकर बने और हमारे देश का नाम रोशन करे और देश को आगे लेके चले जाए। मगर आप रोक रहे हो उसमें, तो क्या आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बात नंबर 3, आप इतने दिनों से डिबेट कर रहे हो, 10 तारीख से रुझान आ गए, चुनाव के रिजल्ट आ गए, आपको यही नहीं पता है कि एमआईएम कितनी सीटों पर लड़ी? 38 सीटों पर नहीं लड़े, 97 पर लड़े, जिसमें हमने पिछले चुनाव में कहा था, आपने सुना नहीं था, जिसमें हमने पंडितों को टिकट दिया था, तो आपने कभी बताया नहीं। आपने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? ये भेदभाव मतभेद सब करना छोड़ दो गौरव भाई, आपकी इस चलिए मैं उत्तर देना एक मिनट गौरव जी, लेकिन मसूद जी इस पर एक छोटा सा सबमिशन रखना कि यदि कोई लड़का अगर एक जश्न मनाता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, ये आपने रेडिकलाइज किया है। बात कर रहे हैं वारिस जी, मुस्लिम समाज से आने वाला एक लड़का बीजेपी के लिए प्रचार करे, उसका कार्यकर्ता बन जाए और उसी के समाज के लोग उसे मार डाले, ये रेडिकलाइजेशन कहाँ पर है, ये आप समझाएं मसूद जी। एक हाशमी जी का छोटा सा सबमिशन है, मैं तो वारिस पठान जी से ये उम्मीद कर रहा था कि वारिस पठान जी बड़ा दिल करके और इस बात को कबूल करते कि हाँ हमारे जो सदर हैं, यानी कि उनके सदर ओवैसी साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और आरएसएस के लोगों से उनकी दोस्ती है, इसको इनको कबूल करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी ये नेशनल टीवी पर बैठकर, जहां पर इन्होंने बाकायदा तरीके से सरकार बनवाई है योगी जी की, आंकड़े बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोफाइल बता रहा है कि अगर ओवैसी साहब इलेक्शन ना लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं उस बात की बात कर लूं हरवाने जितवाने की, तो वाकई मुसलमान हरवाना चाहता था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसमें अगर रोड़ा बने तो रोड़ा बने ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने वो योगी जी की मदद करी, योगी साहब ने मोदी जी की मदद करी। ये वारिस पठान जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। हाशमी जी, पठान साहब देखिए, आज चर्चा का विषय ये है ही नहीं। हाँ ये है नहीं, लेकिन ये चर्चा का विषय सिर्फ इतना है मैं तो चाह रहा था कि अभी भी इस बात से बात निकले। और अगर हर्ष जी ने बात की है भारतीय जनता पार्टी के झंडे की बात कर रहे हैं, वो तिरंगे की बात नहीं कर रहा है, तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ठीक है हाशमी जी, मुझे डिबेट क्लोज करनी है, मेरे पास आज समय इतना ही था। मोटी बात यह है कि जो कागजों में दिखाई दे रहा है और जो जमीनी हकीकत दिखाई दे रही है, आवास दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और अगर मुस्लिम समाज के भीतर से भी अगर ऐसी आवाज आती है कि हाँ मोदी की सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बीच भी अपना एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया, वारिस पठान, तस्लीम रहमानी जी, हर्ष जी और मसूद हाशमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।